9.4 द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ डेकागॉन 10 साइड्स पॉलीगॉन। ठीक है, तो हमने ना एक हमारे पास पॉलीगॉन है डेकागॉन, इसकी कितनी साइड्स होती हैं 10 साइड्स, और आरडी बुक में मेंशन है, उसने बता दिया हमें। तो उसका हमने इंटीरियर एंगल हमने फाइंड करना है और उसका एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल जब हम फाइंड करते हैं तो उसका बेसिक फार्मूला क्या है हमारे पास, तो सम क्या लिखेंगे जी, क्वेश्चन में फर्स्ट स्टार्ट कर लेंगे द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो जब इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं तो उसका बेसिक फॉर्मूला मेरे पास क्या था, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, ये बुक पे अगर पीछे हम बुक की पीछे वाली साइड पे पेज नंबर, ये बुक पे 177 पेज है, इस पे लिखा हुआ है फॉर्मूला द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ n साइडेड पॉलीगॉन इज n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो जब हमने इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना हो तो उसका बेसिक फॉर्मूला हमारे पास ये है द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब n क्या है, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि पॉलीगॉन की कितनी साइड्स होंगी उनको हमने काउंट कर लेना है। तो इधर हमने n की वैल्यू आ जाएगी। देखिए जरा, ऑलरेडी हमें बताया कि जो इस क्वेश्चन में क्या है डेकागॉन, तो डेकागॉन की कितनी साइड्स होंगी 10, तो इट्स मीन कि जो n की वैल्यू जो हम अब लिखेंगे, n की वैल्यू क्या है मेरे पास जी 10, तो फॉर्मूले में रिप्लेस करें, सो n-2 180, तो n की वैल्यू मेरे पास क्या है जी ऑलरेडी 10, तो 10-2 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 10 में से अब 2 निकालें तो क्या आता है 8 मल्टीप्लाई बाय 180। अब 8 को 180 से मल्टीप्लाई करें हम तो क्या आता है 144 डिग्री, ये डिग्री आपकी क्या आ जाएगा जी, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल आपके पास इजीली फाइंड हो गया। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना हो तो उसके पास हमारे पास बेसिक फार्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 से हम एंगल इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है कैलकुलेट द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन। ठीक है, अब हेक्सागोन क्या होता है, पहली बात जैसे डेकागोन की 10 साइड्स होती थी तो हेक्सागोन की कितनी साइड्स होती हैं 6 साइड्स होती हैं। ठीक है जी, यानी कि 6 साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है। ठीक है, अब ये कैसी होती है, देखना जरा कैसी होगी, ऐसे ऐसे और इसकी ऐसे लाइन शेप हो गई वाली। ठीक है, जो इस तरह की शेप की ये पॉलीगॉन बनेगी। ठीक है, क्लोज शेप है, उसके जो देखें जरा इधर जो एंगल बनेंगे इसके, इधर भी एंगल है और जो इधर एंगल बनते हैं ये भी एंगल सेम होते हैं, इनकी साइड्स भी क्या सेम होती हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन भी कहते हैं। ठीक है, हम उसने कहा है कि कैलकुलेट द ईच इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागोन, कि इसका जो अंदर वाला जो है ना एंगल है ना वो हमने फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें पता है, तो हमें पता जी इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या है जी, इंटीरियर एंगल फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला था n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री, आगे डिवाइडेड बाय n। अब n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स मेरे पास क्या है 6, कितनी साइड्स है जी 6, तो n की वैल्यू में लिखवा देते हैं, n की वैल्यू के आगे हमारे पास 6 है। अब देखिए ना 6, n की जगह क्या रिप्लेस करूंगा 6-2 मल्टीप्लाई बाय 180 और डिवाइडेड बाय n की वैल्यू फिर हम क्या रिप्लेस करेंगे 6, तो 6 में से 2 निकालेंगे 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 180 के साथ और 6 पे डिवाइड करवा दें, तो बेसिकली क्या हमें पास आंसर आएगा बताएं जरा, 6 1 था 6, 6 3 18, 0 आ जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 0 7 आ जाएगा।
तो इंटीरियर एंगल ऑफ ईच साइड्स हमें पता चल गया है, वो क्या है जी 120। तो इंटीरियर एंगल क्या है जी 120 है जी। तो इस फार्मूले के थ्रू हम बड़ी आसानी के साथ किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, यानी कि जिस तरह हमने हेक्सागन बनाई थी उसी तरह की एक हमारे पास पेंटागन है। पेंटागन की कितनी साइड्स होती हैं जी? कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन। ठीक है। और द एक्सटीरियर एंगल, अब देखना जरा पेंटागन कैसे होगी। तो ये बस क्या है पेंटागन 1 2 3 4 5। अब इसका जो बाहर वाले एंगल है ना उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है जी। ऐसे कि इसको आगे बढ़ाएं, इस लाइन को आगे बढ़ाएं, इधर जो एंगल बनता है इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है। इसको भी इधर आगे बढ़ाएं, फिर इधर लेके जाएं, तो इनका जो एंगल बनते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। ठीक है जी। यानी कि बाहर वाला जो एंगल है अगर वो फाइंड कर रहे हो तो उसका फाइंड करने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है जी, वो देखें जरा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, अब इनका जो सम होता है ना, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल, वो क्या होता है जी 360 डिवाइडेड बाय एन। एन क्या बोला है? एन आपको पता है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है। तो क्या कैसे फाइंड करेंगे? 360 डिवाइडेड बाय एन, कितनी साइड से? 1 2 3 4 और ये वाली साइड 5। तो 360 को 5 पे डिवाइड करवाएं जी, तो क्या आंसर आएगा आपके पास जी? देखें 5 7 टाइम 35, तो 1 जाता है, 5 2 जा 10, तो 72 डिग्री एक्सटीरियर एंगल आ गया जी हमारे पास। Question number 1, part number 4, the sum of the interior angle of polygon is 1260। ठीक है, एक पॉलीगॉन का जो इंटीरियर एंगल का जो सम है वो 1260 है। हाउ मेनी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, हमने उसकी साइड्स पता करनी, वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो हमें गिवन है वो लिखें सम ऑफ इंटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना था हमारे पास? 1260 है जी, ये ऑलरेडी हमें गिवन था। हमने क्या फाइंड करनी है? साइड्स फाइंड करनी है। ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है हमारे पास फॉर्मूला था सम ऑफ इंटीरियर एंगल का हमारे पास फॉर्मूला है n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 और आगे डिवाइडेड बाय n। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन इज 1260, हाउ मेनी साइड्स ऑफ पॉलीगॉन। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 1260 हमारे पास गिवन है। ठीक है, लेकिन हमने उनकी पॉलीगॉन की साइड फाइंड करनी है। तो क्या बेसिक फॉर्मूला था? सम ऑफ इंटीरियर जी एंगल, बेसिक में प्लस फॉर्मूला था n माइनस 2 था मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल मेरे पास क्या था? 1260। अच्छा, अब क्या हमने फाइंड करनी थी? पॉलीगॉन की साइड्स। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 1260 इज इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। अब हम क्या करेंगे? ये 180 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। 1260 को हम 180 पे डिवाइड करवाएंगे इज इक्वल टू n माइनस 2। जी डिवाइड में क्या आता है? इसका आंसर 7 आता नहीं, तो 7 n माइनस 2। अब ये माइनस 2 इस साइड पे, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू n, तो ये क्या 9 आ जाएगा। तो इससे जो
पॉलीगॉन बनती है उसकी साइड्स कितनी होंगी जी? 9। 10 पॉलीगॉन हैज 9 साइड्स। तो इससे जो बनने वाली जो पॉलीगॉन होगी उसकी कितनी साइड्स होंगी? 9 साइड्स, 9 साइड्स होंगी इसकी, ठीक है। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 2 इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा पैरेललोग्राम कैसे बनती है। ये और ये इसकी जो साइड्स हैं ये थोड़ी सी तिरछी होती हैं ये वाली, ठीक है, टिल्ट है ये पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का नाम क्या रखा उसने बताया ए बी सी डी, और इसको हम अब नाम देते हैं। नाम इसका क्या रखेंगे? चले जी, ए इधर आ गया बी और इधर आ गया सी और इधर आ गया डी, ठीक है जी। पैरेललोग्राम मैंने बना दिया। अच्छा अब देखिए जरा क्वेश्चन में गिवन है ए और बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इट्स मीन ए और बी की जो मेजरमेंट वो क्या है जी? 10 सेंटीमीटर। समझ आ गया? देखिए ए डी मेजरमेंट ऑफ ए डी 6 सेंटीमीटर और ए डी की जो मेजरमेंट है वो क्या है? 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ तक पता चल गया। अच्छा अब ये क्या है? मेजरमेंट ऑफ एंगल। कौन सा एंगल? जो बनता है ए पे जाके। देखो जरा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी, तो ये मैंने गलत लिख दिया, तो बी अच्छा देखो जरा अब हम क्या लिखा है? मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है जी? बी ए डी, और एंगल ये होता है ना ये दरमियान वाला इधर जाके बनता है, ठीक है। ये एंगल को शो करता है ए, तो इट्स मीन ये वाला ए वाला एंगल है, ये कौन सा है जी? 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है जी? हमने इसमें क्या जिसकी एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अब एरिया फाइंड करने के लिए देखिए मेरे पास में एरिया फाइंड करने के लिए बेसिकली मेरे पास एक एरिया जो फाइंड करते हैं, ठीक है। अच्छा एरिया फाइंड करने के लिए बेसिकली मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? लेंथ, अच्छा एरिया फाइंड के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अच्छा इसकी हाइट तो मेरे पास नहीं है ना। हाइट कैसे बन? हाइट यानी कि डी से नीचे लाइन खींचे, ये स्ट्रेट लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइट। हाइट हमें नहीं पता, ठीक है। अच्छा पर जरा गौर करें, इधर से हम इसकी हाइट नहीं फाइंड कर सकते। हाइट के लिए स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, सीधा 90 डिग्री के एंगल से लाइन जा रही हो, हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। अच्छा एरिया के लिए हमारे पास बेस, ये बेस भी नहीं है तो इसकी हाइट भी नहीं है, तो इस फॉर्मूले को तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हमारे पास बेसिकली इधर से ये सारी एक ट्राइंगल बन गया है। ट्राइंगल मीन यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है कि देखें जरा कौन सा यानी कैसे फॉर्मूला बनता है। देखें जरा ये लाइन क्या शो करती है? ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है और ये वाली लाइन क्या है? हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। और इधर से हम h की वैल्यू भी हमारी इजीली बन सकती है, ठीक है। तो अब देखें जरा, अब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख ले, साइन, ठीक है, साइन एंगल ए इज इक्वल टू क्या जी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, जिसको हम h से मैंने शो कर दिया, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट को नाम d और e दे लीजिए, समझ आ गया? क्या नाम दिया इसको? d और e। अच्छा अब जरा गौर करें, ठीक है। अच्छा अब देखें जरा मेरे पास क्या है? साइन एंगल ए, एंगल ए मेरे पास क्या है? 40 डिग्री, तो लिखेंगे जरा साइन 45 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, अब P मेरे पास क्या है जी? देखें सर P किसको? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में क्या नाम दिया था? D और E, तो इधर क्या लिख सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ द DE
डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू आ रही है, मेजरमेंट ऑफ ए डी, तो मेजरमेंट ऑफ पहले ए डी लिख लीजिए, ए और डी ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी, साइन 45 ऐसे आ गया जी। ए डी की वैल्यू क्या है जी, ए डी की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, तो अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। हमने वैल्यू किसकी फाइंड, डी और ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, वो मैंने लिख लिया। और ए और डी की वैल्यू क्या है जी 6। अच्छा अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में साइन 45 फाइंड करें तो क्या आता है, क्या जी 0.707 आता है, और नीचे क्या है जी, इधर ये डी और ई की आपने फाइंड करनी वैल्यू, नीचे डिवाइडेड बाय 6, ये इधर क्या हो रहा है डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.707 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 6 के साथ, तो मेजरमेंट ऑफ डी ई आपके पास फाइंड हो जाएगी। तो इन दोनों को कैलकुलेट करवाएं तो क्या आंसर आता है आपके पास, 4.2242, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आ जाए आंसर, इसको पहले लेके आ जाए, तो क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ डी, इस लाइन की हमारे पास ये हाइट फाइंड होगी, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास ये क्या बेसिकली आई है जी, हाइट का ये। अच्छा अब जरा गौर करें, हमारे पास फॉर्मूला क्या था जी, फॉर्मूला क्या था, एरिया फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस तो हमारे पास गिवन थी 10, हाइट तो नहीं, तो हाइट के लिए हमने ये सारा काम किया है, तो अब बेस मेरे पास क्या आती थी 10 है, और देखें अब हाइट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गया 4.2 जी, 4.242, ये ले जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आंसर आता है 42 आ जाएगा सिंपली, 42.42, तो एरिया मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है जी, ये आपका एरिया फाइंड हो गया, ठीक है जी। अच्छा तो इसको लिखना चाहें तो लिख लें, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 4.42, ठीक है जी। अच्छा सबसे पहले अगर हमारे पास एरिया का बेसिक फॉर्मूला था बेस मल्टीप्लाई हाइट, इधर हमारे पास बेस थी लेकिन हाइट नहीं थी, हाइट के लिए हमने एक परपेंडिकुलर डी ई ड्रॉ किया था जिससे ये ट्राइंगल बन गई थी। अब ट्राइंगल में हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी थी, फाइंड के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की एक फार्मूला था, साइन का फार्मूला यूज किया, साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या वैल्यू थी डी ई, और क्या हाइपोटेन्यूज में पास क्या था डी और ए, ठीक है। 45 डिग्री पे एंगल लाइन करता है, तो 45 डिग्री मैंने लिखा, 45 डिग्री वैल्यू 0.07 आती है, ये दोनों इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह से मेरे पास यानी कि हाइट इसकी डी ई 4.242 आ जाएगी। अब हमारे पास हाइट आ गई है, एरिया के फॉर्मूले में प्लेस करेंगे और आपको एरिया फाइंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारी बेसिक कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए, ठीक है। मैंने पहले इसकी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं, तो फिर इसको ऐसे, और ये मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है जी। अच्छा अब इसको मैंने पॉइंट नाम रख दिया ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है जी। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये वापस ये आपका पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, ठीक है जी। अच्छा अब जरा देखना, जरा क्या लिखा, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी, जो दरमियान वाला ना इधर एंगल बना होता है ए पे, तो हम अंडरस्टूड है, क्या कैसे पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी, इट्स मीन कि ए वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री का, समझ आ गई है। तो लिख लेते हैं, एक पैरेललोग्राम मेरे पास थी, ठीक है, क्या थी ए बी सी डी, और मेरे पास क्या था जी, इसका एक एंगल गिवन है मेरे पास, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी इज 70 डिग्री। चले जी यहां तक समझ आ गया। अच्छा अब देखना पैरेललोग्राम में हमें पता है कि
ये जो एंगल 70 का बना है और इसके जो कॉर्नर पे सामने वाला कॉर्नर है इधर जो एंगल बनता है ना वो क्या होता है, सेम एंगल होता है। यानी कि इस एंगल साइड के दूसरी साइड जो एंगल बनता है अपोजिट साइड पे वो एंगल क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इससे अंडरस्टूड है जी, जो ए पे एंगल 70 बन रहा है तो सी पे भी एंगल 70 ही का बनेगा। समझ आ गई है? तो आगे हम लिख सकते हैं सिंस क्या जी, अपोजिट एंगल, यानी कि इस साइड पे जो एंगल बन रहा है तो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम और इक्वल अच्छा, हमने कहा था कि ये इस साइड पे जो एंगल बनता है, जो अपोजिट साइड पे जो पैरेललोग्राम के अंदर एंगल बनता है वो क्या है जी, सेम होता है। तो सिंस द अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो क्या लिखवाया गया था बताएं जरा, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी 70 है, तो पहले ये लिखे ना क्या जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या जी, डी अच्छा, अब देखिए जरा एंगल किस पे जाके बन रहा है, मुझे ये तो लिखवाए ना पहले, मेजरमेंट ऑफ एंगल किस पे बन रहा है, सी पे, तो हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी और बी। अच्छा देखना जरा, पहले क्या था, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी, ए पे एंगल क्या था, ये वाला 70, तो इसी तरह क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, सी पे बन रहा है एंगल क्या, 70 का, तो किसकी इक्वल है जी, मेजरमेंट ऑफ एंगल किसके जी, डी ए बी के, यानी कि इधर बनने वाला एंगल और इधर बनने वाला एंगल क्या जी, सेम है। तो हमें पता जी क्या जी, बताएं जरा, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी बी कितने डिग्री का है जी, 70 डिग्री का, ये समझ आ गया। अच्छा ठीक है जी, अब हमें ये भी पता चल गया जी ये 70 का है, ये दोनों नहीं हमें पता। ठीक है, अच्छा अब ये जो एंगल बनता है ना, इसके जो साथ वाला जो एंगल ऊपर बनता है इधर एंगल, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल, यानी कि ये एंगल बना हुआ है इसके साथ वाला, इधर वाला एंगल, इधर वाला एंगल, सामने वाला नहीं, इधर वाला एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब जरा लिखवाएंगे, सो इसके नाम हमने ये भी फाइंड करना है, ये भी एंगल और ये भी एंगल फाइंड करना है। अच्छा अब देखिए जरा, अब इस एंगल और इस एंगल को प्लस करवाएं, कैसे करेंगे देखिए जरा, मेजरमेंट ऑफ क्या था, ये वाला एंगल कैसे बनता है, मेजरमेंट ऑफ डी ए बी क्या है जी, 70, हमें पता जी मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है जी, डी आगे ए और साथ ये वाला बी। ठीक है, प्लस ये जो एंगल नया बनना है, ठीक है, कौन सा एंगल बनना जी बताया जरा, मेजरमेंट ऑफ क्या बनेंगे, डी, अब ए डी और आगे क्या बनेगा, सी, किसकी इक्वल होता है जी, 180 डिग्री की, और 180 डिग्री हम सप्लीमेंट्री एंगल इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, जो इन दोनों का जो सम होता है वो 180 और 180 के एंगल को हम क्या, सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। अच्छा अब देखिए जरा, डी ए बी की वैल्यू मेरे पास क्या थी, 70 है जी, तो 70 ये जी रिप्लेस की मैंने, जो इधर एंगल बन रहा था हमें पता नहीं है वो कैसे बनता था, ए डी सी, और डी पे जो एंगल बनता था वो दरमियान में आया, देखो जरा, तो ये हमें नहीं पता जी, पहली बात ये, यानी कि ए और जो डी पे एंगल बन रहा है वो हमें नहीं पता, ये ले 180, इसको उधर ले जाओ तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 आ जाएगा। अच्छा 180 में से 70 माइनस करो तो 110 आता है, यही आता है ना, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी। अच्छा कोई मुझे बताएगा ये क्या है, एंगल किधर होता है, दरमियान वाला, तो डी किधर है,
ये डी का एंगल क्या आ गया 110। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा था इसके जो अपोजिट वाला एंगल कौन सा होता है 70 का, और जो इसके अपोजिट वाला एंगल किधर बनेगा ये नीचे इधर, ठीक है 110। तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये भी एंगल 110 के इक्वल होगा, तो ये भी एंगल 110 है, तो हमने ये भी एंगल फाइंड आउट कर लिया। अब उसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ठीक है। क्या हमने लिखा था, अब बस थोड़ा सा खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा जी। हमने चेक किया था, देखिए जरा क्या फाइंड किया था जी, बताएं जरा। ये वाले एंगल की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे ए डी सी, तो हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या जी ए डी सी किसके इक्वल है जी, इसके, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है ना। तो हम क्या कैसे लिखेंगे जी, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी। अब सी पे एंगल क्या बनता है जी, बी पे एंगल कौन सा बनता है 110 का, डी पे एंगल कौन सा बनता है 110 का। सो हम क्या लिख सकते हैं, नए एंगल हमें ये मिल रहा है, तो क्या लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी इज 110। ये लीजिए, ये हमारे पास एंगल आ गया जी, समझ आ गई है, ठीक है। ये एंगल हमारे पास फाइंड हो गया जी। मैं एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो, मैंने सबसे पहले पैरेललोग्राम ए बी सी डी बनाई थी। एक एंगल मुझे गिवन था, ए पे एंगल 70 का था। हमें पता है इसके जो सामने वाला एंगल है अपोजिट साइड पे वो भी सेम एंगल होगा, तो इजीली आपको पता था ए पे एंगल बनता है, अब सी पे एंगल बनेगा। देखो सी पे एंगल बना और ए पे एंगल बना, सी पे जो एंगल बना वो भी 70 के था, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल डी सी बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी पे जो बनने वाला एंगल, दोनों क्या है सेम है। अब हमें ये एंगल नहीं था पता, तो हमें पता है इसके जो साथ वाला एंगल होता है वो एडजेसेंट एंगल होता है, उसका सम 180 डिग्री होता है और वो सप्लीमेंट एंगल बन जाता है, ठीक है। अब मैंने क्या लिखा था, कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ने का भी तरीका ना, देखो जरा, क्या डी ए बी, ए पे एंगल बन रहा है, फिर कैसे पढ़ेंगे ए डी सी, डी पे एंगल बन रहा है, इस पे एंगल बनना तो कैसे पढ़ेंगे डी सी बी, सी पे एंगल बन रहा है, फिर अगर इसको पढ़ना तो ए बी सी, बी पे एंगल बन रहा है, दरमियान पे एंगल हमने बनाया हुआ, ठीक है। ए डी ए बी आपका 70 था, इसका तो सम 180 है, इसको उधर ले जाओ 110 आ जाएगा। इसका मतलब है इधर एंगल सामने बनता है 70 का, तो इधर जो सामने अपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहा है वो क्या 110 का होगा। सो द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, इस बी पॉइंट पे जो एंगल बनने वाला क्या है जी 110 है। पीछे वाला 110, ये भी 110, ये भी 70, और हमने पहले ये भी ऑलरेडी 70। ये जी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Exercise 9.4, question number 4. A shape is created by cutting a square in half diagonally and then right angle triangle to the hypotenuse each other. Explain why this shape can be tessellate and calculate the interior angle of new shape. ठीक है जी, तो अब इसमें एक न्यू टर्म हमारे लिए आई है जी, टेसिलेट। ठीक है जी, तो टेसिलेट का भी हमें पता नहीं है, तो बेसिकली थोड़ा सा टेसिलेशन को पढ़ लेते हैं। टेसिलेशन होते क्या जी। अच्छा, टेसिलेशन एक ऐसा मल्टीपल शेप्स का पैटर्न है जिनको जब आपस में जोड़ा जाता है और उसके दरमियान कोई भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गैप नहीं होता तो एक शेप बनती है, एक पैटर्न बनता है, उसको हम टेसिलेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि डिफरेंट मल्टीपल टाइप्स ऑफ शेप्स जब मिलके एक पैटर्न, एक सिंगल शेप यानी कि एक सिंगल पैटर्न बनाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं टेसिलेशन। लेकिन वो आपस में इस तरह से जुड़ती हैं कि उनके दरमियान, यानी कि ये देखें, ये ट्राइंगल की साइड और दूसरी ट्राइंगल के साइड, इस ट्राइंगल की जो साइड है, एक इस ट्राइंगल की साइड और ये जो बनने वाली इस ट्राइंगल की साइड आपस में जुड़ी हैं और इनके दरमियान बेसिकली कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो ये टेसिलेट हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो इसके जो शेप्स होंगी ये रिपीट भी होती जाती हैं। तो रिपीट यानी कि इन्फिनिटली, यानी कि रिपीट होते, यानी कि एक या एक से ज्यादा
शेप्स मिलके ये एक पैटर्न बनाती हैं, ठीक है, उसको हम टेसिलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो टेसिलेशन इज अ पैटर्न ऑफ शेप दैट इज फिट टुगेदर विदाउट एनी गैप, ठीक है, कि इसके दरमियान कोई भी गैप नहीं होता, तो कवरिंग द प्लेन, तो एक प्लेन या एक पैटर्न हमारे पास बन जाता है। अच्छा, अब क्या होता है जी, टेसलेशन क्या होती है जी, एक सिंगल शेप बनती है, जो इनका जो एंगल होता है, ठीक है, जो एंगल जो बनता है वो एंगल 360 के इक्वल होता है, ठीक है जी। लेकिन जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप को जोड़े होते हैं तो इनकी टेसलेट बनती है, ठीक है, तो इनके दरमियान कोई गैप्स नहीं होता, तो एक सिंगल पैटर्न बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, टेसलेशन कहते हैं। लेकिन जब हम दो या दो से ज्यादा शेप्स को जोड़ते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल आता है, ठीक है, यानी कि जो इनके दरमियान जो एंगल बनता है, इधर जो एंगल बनता है, इधर जो एंगल बनता है, इधर एंगल बनता है, तो इन जो पूरे इस शेप के दरमियान, यानी कि जो ये शेप है, ये वाला जो हमारे पास एरिया है, इसके दरमियान जो इधर और इधर इनका जो एंगल बन रहा है, जो और इन एंगल का सम क्या बेसिकली होता है, 360 है, ठीक है। तो इसी से फिर ये टेसलेशन एक मल्टीपल शेप्स का पैटर्न है जिसको इस तरह से जोड़ा जाता है कि इनके दरमियान कोई भी गैप ना हो, ठीक है। और ये जो इनकी शेप्स हैं वो यानी कि रिपीट होती रहती हैं, और रिपीट करते करते एक पूरा हमारा पैटर्न बन जाता है, ठीक है। इज क्रिएटेड बाय द कटिंग द स्क्वायर हाफ डायगोनली। तो इस पहले बात को समझते हैं कि मेरे पास ये एक स्क्वायर है जी, ठीक है जी, ये एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर को हम डायगोनली काटते हैं, ये ले जी, डायगोनल तो ये होता है ना, इस पॉइंट के साथ मिला दिया तो ये डायगोनल। अच्छा, अब इससे क्या बनता है जी, तो इससे जो ये एक ट्राइंगल बनती है जी, ये ले, ठीक है जी। अच्छा, अब जो ट्राइंगल बनती है हमें पता है इस ट्राइंगल का जो एंगल क्या है जी, 90 है। तो अब इसको मिड से काटा गया तो इधर एंगल भी 90 का बनता था, ठीक है। तो जब इसको हाफ काटा गया तो इधर एंगल क्या 45 बचता है, तो इधर भी एंगल क्या 45 बचता है, ठीक है। अब इसका जो हाइपोटेन्यूस है उस पे एक और ट्राइंगल बेस करती है, ठीक है। तो आप इधर भी एक ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है, वो हमें इसने बताया नहीं है। तो इधर जो बनने वाली ट्राइंगल है तो उसका भी एंगल 45 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है, इसका भी 45 डिग्री। इस तरह से वो डिजाइन एक पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक है। इसको डिफरेंट शेप्स बन सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ये ट्राइंगल ऐसे भी हो सकती थी, तो ट्राइंगल के नीचे भी ट्राइंगल बन सकती है, ठीक है जी। ये तो इसी तरह कोई पैटर्न बनता जाएगा नेक्स्ट, तो इसको हम कहते हैं टेसलेशन कहते हैं, क्योंकि इनके दरमियान कोई गैप नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो इसी तरह ये शेप्स जुड़ती जाएंगी और आपस में टेसलेट करती हैं। इनका जो एंगल बनता है वो क्या 360 का एंगल होता है जी, आपस में जो एंगल बनता है, ठीक है जी। सम करने से जो एंगल बनता है वो 360 के इक्वल होगा जी, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ठीक है, कहते हैं कि अगर ये टेसलेट कैसे करती हैं, और हम, क्योंकि हमें पता है कि ये शेप टेसलेट करती हैं, ठीक है, तो हम इसको जरा लिख लेंगे। हम लिखेंगे यस, शेप्स कैन बी टेसिलेट, ठीक है, यानी कि जो हमने शेप्स बनाई हैं, शेप्स कैन बी टेसिलेट, ठीक है, टेसिलेट। अच्छा, बिकॉज क्यों टेसिलेट करती है जी, बताएं जी जरा, देखिए जरा, इट बिकॉज इट हैज ट्राइंगल, बिकॉज इट हैज ट्राइंगल। अच्छा, अब इसकी ट्राइंगल का 45 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा एंगल क्या बनता है, दूसरा एंगल भी 45 है जी, और जो तीसरा एंगल बनता है वो 90 डिग्री है जी, ठीक है। दैट, अब ये तमाम एंगल फिट टुगेदर, फिट टुगेदर, फिट टुगेदर विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी गैप, ठीक है जी। ये ले जी, हमें पता है ये टेसलेट करती हैं और इसके दरमियान कोई भी गैप नहीं है, ठीक है। इधर जो बनने वाला एंगल 45 है और इधर जो एंगल इसका बनता है वो 90 डिग्री है। हमने इसको प्रूफ कर दिया।
ठीक है। अच्छा अब देखें जरा, उसने कहा था इनको कैलकुलेट भी करवाएं, तो देखें जो फर्स्ट ट्राइंगल है, फर्स्ट ट्राइंगल के जो एंगल है उसको कैलकुलेट करें तो वन जो हाफ ट्राइंगल है जी, यानी कि ये स्क्वायर थी ना, तो इसके ये हाफ ट्राइंगल इधर है तो हाफ इधर आ जाती है, तो फर्स्ट हाफ ट्राइंगल है जी, फर्स्ट हाफ ट्राइंगल। अब फर्स्ट हाफ ट्राइंगल के देखें जरा, एक 90 डिग्री एंगल है, एक 45 और 45, 45 डिग्री है जी एंगल, ठीक है, प्लस 45 और प्लस 90 डिग्री जी एंगल, ठीक है। अगर इनको कैलकुलेट करवाएं तो ये 180 बनता है, ठीक है। अब सेकंड हाफ जो ऊपर बन जाती है, ये बचती है हमारे पास सेकंड हाफ जो ट्राइंगल है, सेकंड हाफ ट्राइंगल हमारे पास बनती है क्या है जी, उसका भी सेम मेजरमेंट है जी, 45 डिग्री बनती है, प्लस 45 डिग्री और प्लस 90, और देखिए जरा इनको भी प्लस करें तो क्या बनता है 180, ठीक है। अब टोटल क्या होता है जी, देखें जरा, टोटल जो एंगल का सम है, इधर लिखे फर्स्ट हाफ का और सेकंड हाफ, देखें फर्स्ट हाफ 180 और सेकंड हाफ 180, तो ये क्या जी 360 बन जाता है जी, ठीक है जी। एंगल का तो ये क्या बन जाए 360, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हम लिख दिस शेप कैन बी टेसिलेट विद इंटीरियर एंगल, ठीक है, दिस शेप कैन बी टेसिलेट विद इंटीरियर एंगल समिंग 360, ठीक है। और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। जी क्वेश्चन नंबर 5, द टेसलेशन इज क्रिएटेड बाय रिपीटिंग रिफ्लेक्टिंग बेस शेप, यानी कि एक हमने टेसलेशन बनानी है, यानी कि एक हमने कह लें कि एक शेप बनानी है, एक यानी कि एक पूरा फाइनल डायग्राम बनानी है, ठीक है। और वो किस पे बेस करती है, यानी कि उसकी बेसिक शेप्स हमने जो क्वेश्चन नंबर 5, द टेसलेशन इज क्रिएटेड बाय द रिपीटेड रिफ्लेक्टिंग बेस शेप, यानी कि एक कोई शेप्स हमने सिलेक्ट कर लेनी है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, तो उसको रिपीट करते करते हमने टेसलेशन यानी कि एक पूरी शेप यानी कि डायग्राम इमेज एक बनानी है, ठीक है। द बेसिक शेप इज राइट ट्रायंगल, ले जी हमें बता दिया उसने जो हमारी बेसिक शेप क्यों नहीं, कौन सी राइट ट्रायंगल होनी चाहिए, तो इस जैसी शेप है और इस शेप्स को लेके हमने एक पैटर्न बनाना है, ठीक है जी। और जब देखें जरा ये इसकी जो हाइट ज्यादा है, हाइपोटेनस इसको हाइपोटेनस जो कि हमारे पास 5 है, और ये हमारे पास बेसिक इसकी विड्थ है, और इसकी हाइट क्या है जी, आप लोग चले इसको 3 हम लिख लेते हैं, हाइट इसकी 3 है जी, ठीक है। अच्छा अब देखें जरा, द मिनिमम नंबर ऑफ द फ्लेक्शन टू क्रिएट, तो हमें ये पता करना है कि इस जैसी कितनी शेप की जरूरत पड़ेगी कि इतना स्क्वायर एरिया कवर हो जाए आसानी के साथ, यानी कि 300, यानी कि 3600, यानी कि हमने इसमें फाइंड करनी है कि इस जैसी कितनी शेप हम मजीद बनाएंगे जो 3600 स्क्वायर का एरिया कवर कर सके, यानी कि इस जैसा कोई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है जी इस क्वेश्चन में कि हमने इसमें क्या करना चाहिए, हमें पता है कि सबसे पहले हम एरिया, राइट ट्रायंगल ऑफ एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, तो एरिया का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या है जी, 1/2 आगे बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो आपको पता है 1/2 इसमें बेस क्या है जी 4, और हाइट क्या होगी इसकी 3, तो इसको कैलकुलेट करें, 1/2 इज इक्वल टू 12, तो कैंसिल करें तो 6, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, तो इस ट्राइंगल का एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा 6, जी। तो इसका एरिया हमारे पास, जी तो इसका एरिया हमारे पास 6 स्क्वायर, तो इसका जो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका एरिया हमारे पास 6 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा जी, ठीक है जी। ये हमारे पास एरिया इसका
फाइंड हो चुका है ये इस ट्राइंगल का। तो अब इस जैसे कितनी ट्राइंगल लेंगे कि जो एक स्क्वायर बन सके? तो क्या आगे नंबर ऑफ द ट्राइंगल्स, सो क्या करेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर का एरिया कितना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, अब क्या, एरिया ऑफ द वन ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। चले जी, अच्छा एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना है जी, 3600। तो एरिया ऑफ द वन ट्रायंगल क्या है जी, 6। तो कैंसिल करिए, 6 1 are 6, 6 6 are 36, 6 6, तो 6 6 are 36, तो 0 0 7 आ जाएंगे। ठीक है जी, इसका मतलब है 600 हमें ट्रायंगल, तो हमें पास का आंसर आ जाएगा 600। ठीक है जी, अच्छा सो हमें पता है कि अब 600 रिफ्लेक्शन टू नीड टू, तो तो एरिया हमारे पास क्या है जी, 3600 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द वन रेक्टेंगल कितना जी, 6 है। तो इसको कैंसिल करें, 6 1 are 6, 6 6 are 36, और 0 7 आ जाएगा। तो ये लीजिए हमारे पास 600 आ गया। सो 600 रिफ्लेक्शन नीड टू कवर द स्क्वायर, लिख ले जी। सो 600 रिफ्लेक्शन needed to cover square unit। ये जी हमने फाइंड कर लिया, 600 ट्रायंगल होंगी तो एक स्क्वायर जैसा एरिया सारा, यानी कि इस जैसा एरिया बन जाएगा जी। ठीक है जी, exercise 9.4 question number 6, the tessellation is created using the regular hexagon। यानी कि एक टेसलेशन का पैटर्न बनाया हेक्सागन को और रेगुलर हेक्सागन की वजह से। तो ईच हेक्सागन इज लेंथ हैज लेंथ 5 सेंटीमीटर। जो हेक्सागन की वन साइडेड जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसलेशन, हमने यानी कि टेसलेशन का आउटर एरिया फाइंड आउट करना है। इट कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागन, यानी कि जो हेक्सागन है 25 हेक्सागन मिलके एक पूरा पैटर्न बनाएंगे और हमने इसका जो एरिया है ना वो हमने इसको कैलकुलेट करवाना है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो हेक्सागन आपको पता है हेक्सागन होती है क्या जी, 6 साइड्स ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन की शेप ऐसी होती है। ठीक है जी, ये हेक्सागन है आपके पास ऐसे। ठीक है जी, और इस जो यानी कि वन साइड ऑफ द हेक्सागन, यानी कि इधर से जो इधर की साइड बनती है, इन जो साइड की जो लेंथ है वो क्या जी, 5 सेंटीमीटर है जी। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे जी, आपको पता है कि एरिया ऑफ द हेक्सागन बुक में फॉर्मूला गिवन है, तो हम सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं, द एरिया ऑफ हेक्सागन। तो एरिया ऑफ द हेक्सागन किसके इक्वल होता है जी, आपको 3/√3, ठीक है जी, बाय 2 एक स्क्वायर। अच्छा अब इधर ए क्या है, ए क्या है जी, हेक्सागन की जो लेंथ का जो साइज है उसको हम ए इधर कंसीडर करेंगे। तो हेयर ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इसको सिंपल कैलकुलेट करो, 3/√3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए की जगह 5 पुट करेंगे, तो
सिंपली कैलकुलेटर का यूज करें, 3 √3 मल्टीप्लाई 2, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अच्छा, सिंपली कैलकुलेट करें कैलकुलेटर से तो इसका आपके पास आंसर आ जाएगा जी 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारे पास है जी एरिया ऑफ हेक्सागन। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ हेक्सागन मेरे पास आ चुका है। अच्छा, अब ये इस जैसी 25 हेक्सागन मिलके एक पूरा बड़ा सा स्क्वायर पैटर्न बनाएंगे। ठीक है जी, और हमने चेक करना है कि वो किसके लिए कितना एरिया बनेगा, जो जिसमें सारे 25 हेक्सागन सारे एक मिलके एक पैटर्न बना देंगे। ठीक है जी, तो टोटल हेक्सागन कितनी है जी हमारे पास? टोटल हेक्सागन हमारे पास कितनी है जी? वो 25 है। ठीक है जी, तो एरिया ऑफ द 25 हेक्सागन, एरिया ऑफ 25 हेक्सागन, तो क्या हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 64.95। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 1623.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसका मतलब है जो पैटर्न हमारे पास बन रहा है तो क्या लिखेंगे टोटल एरिया ऑफ टेसलेशन। सो टोटल यानी कि एरिया ऑफ टेसिलेशन। ठीक है जी, कौन कितना है जी 1623.7 ये जी टोटल एरिया ऑफ टेसिलेशन हमारे पास फाइंड हो गया है। सिंपल कैलकुलेटर में 3 √3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 25 प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ जाता है जी। ठीक है जी, ये जी आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। Question number 7. The rectangular floor is 4 meter by 15 meter. यानी कि एक रेक्टेंगुलर छत है, उसका साइज 4 मीटर है और क्या है 15 मीटर है। ठीक है, अच्छा उस पे क्या लगवानी है? टाइल्स लगवानी है, लेकिन हर टाइल का जो साइज है 1/1 मीटर है। अब हमें नहीं पता कि जो छत पे कितनी टाइल्स लगेगी, वो हमें नहीं पता। ठीक है, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एरिया फ्लोर कैलकुलेट करवाएं, तो एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, अच्छा एरिया फ्लोर में क्या होता है? पहले हमारे पास क्या थी? लेंथ होनी चाहिए, साथ क्या होनी चाहिए जी? विड्थ होनी चाहिए जी। ठीक है जी, तो इधर अच्छा इधर क्वेश्चन में था 12/15 है। ठीक है, तो लेंथ मेरे पास क्या है जी 12 और विड्थ क्या है जी 15 मीटर। तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जी 180 आता है, तो 180 मीटर स्क्वायर इसका फ्लोर का एरिया आ जाता है। ठीक है, अच्छा टाइल का क्या साइज है जी? तो एरिया ऑफ ईच जो टाइल्स हमने लगवानी है उसका एरिया कितना था 1/1 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 ही मीटर आएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है जी? कितनी टाइल लगेगी छत पे? तो क्या लिखेंगे कवर द इंटायर फ्लोर। ठीक है जी, चले जी अब उसका फॉर्मूला लिखने लगे हैं। फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ टाइल्स, वो हमने
नंबर ऑफ टाइल्स हमने क्या करनी है जी, फाइंड करनी है। अच्छा, टोटल एरिया हमें फर्श का कितना दिया गया है, तो पहले लिखें एरिया ऑफ द फ्लोर, फॉर्मूला बना लें। तो एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय, अब टाइल्स लिखेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल। चलें जी, एरिया ऑफ टाइल्स, चलिए लिखवाएं। एरिया ऑफ द फ्लोर क्या था, 180। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, द नंबर ऑफ द टाइल्स इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द स्केयर, एरिया ऑफ द फ्लोर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द टाइल्स। तो एरिया ऑफ द फ्लोर मेरे पास क्या था जी, 180 डिवाइडेड बाय 1। तो 180 को 1 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, 180। तो इसका मतलब है 180 टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ टाइल्स लिख लें जी, नंबर ऑफ टाइल्स। तो हमें 180 टाइल्स चाहिए, तो हमारे पास 180 टाइल्स होंगी तो हमारा जो एरिया वो कवर हो जाएगा, ठीक है जी। Exercise 9.9, question number 8. The rectangular wall is 10 meter tall and width 12 meter. How many gallons of paint are need to cover the wall if the one gallon जो gallon cover 350 मीटर स्क्वायर। अच्छा, लेट्स सपोज एक हमारे पास एक वॉल है, ठीक है, और ये वॉल है हमारे पास, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप की। अच्छा, अब इसकी जो लेंथ है वो 10 मीटर है, और इसकी जो अच्छा, जो इसकी जो विड्थ है, तो इसकी विड्थ 12 मीटर है, और जो इसकी लेंथ है ना, जिसको हम हाइट भी कहते हैं, वो 10 मीटर इसकी लेंथ है। हाउ मेनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीड टू कवर दिस वॉल इफ द वन। अच्छा, अब एक जो गैलन है ना, वो 350 मीटर पर स्क्वायर का जो एरिया ना वो कवर करती है, ठीक है। और हमें कितनी, यानी कि इस वॉल को पेंट करने के लिए कितनी गैलन्स रिक्वायर होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, तो जी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर क्या जी, क्या था इसमें, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो लेंथ को एल से मल्टीप्लाई विड्थ, तो इसका एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब लेंथ मेरे पास क्या थी, लेंथ मेरे पास तो 12 है, और विड्थ मेरे पास क्या है जी, 10, ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को कैलकुलेट करें तो इनका जो टोटल एरिया है वो 120 मीटर स्क्वायर बनता है। ये तो रेक्टेंगुलर शेप है जो, जिसका टोटल एरिया वो अभी हमने कैलकुलेट करवाया। अब हमने लेट करना, अब लेकिन अब हमने फाइंड आउट करना है कि एक इस लेकिन अब हमने फाइंड करना है कि इस वॉल को पेंट करने के लिए हमें कितने गैलन पेंट रिक्वायर है, ठीक है जी। लेकिन हमें पता है कि 1 गैलन कवर, ठीक है, तो गिवन ये हमें बताया गया है, तो हम इस लिख सकते हैं, गिवन दैट 1 गैलन कवर जी 350 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 1 गैलन इतना एरिया कवर करती है, ठीक है। सो जी, अब हम क्या करेंगे, गैलन नीड फॉर्मूला बनाए जी, गैलन नीडेड, यानी कि जितनी हमें गैलन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या करना है जी, किस में पेंट करना है, तो एरिया ऑफ द वॉल क्या होगा जी, एरिया ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, कवरेज पर गैलन, कि जितना गैलन के अंदर जो पेंट है वो उसकी जो एवरेज फाइंड करनी है, तो कवरेज पर गैलन, ठीक है जी, ये ना जी।
अच्छा, एरिया ऑफ द वॉल मेरे पास क्या था 120, तो कितना एरिया कवर करती है वो, यानी कि 1 गैलन जो 350 मीटर पर स्क्वायर से उसको डिवाइड करवाएं जी। तो जब हम 12 को 120 को 350 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास 0.3 क्या जी 43, ठीक है। सो यानी कि इतना हमें पेंट रिक्वायर है इस पूरे एरिया को पेंट करने के लिए वॉल को। तो ठीक है जी, तो हमारे पास आंसर आ गया। सो 0.343 गैलन ऑफ पेंट, गैलन ऑफ, ठीक है, गैलन ऑफ पेंट क्या लिखेंगे, इज नीडेड टू कवर वॉल, ठीक है जी। यानी कि इतना हमें 0.343 गैलन ऑफ पेंट इज नीड टू रिक्वायर द वॉल, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था, हमने यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया बताया गया था और उसका हमने पेंट करने का जो तो सिंपली हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 9, आ रेक्टेंगुलर वॉल, यानी कि एकदम रेक्टेंगुलर वॉल है और उसकी लेंथ 10 मीटर है और उसकी विड्थ 4 मीटर है। तो इफ़ द 1 लीटर ऑफ द पेंट 7 मीटर स्क्वायर, ठीक है, हाउ मैनी लीटर ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर वॉल। तो हमने वॉल पे पेंट करवाना है, तो हमने फाइंड आउट करना है कि कितने लीटर पेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस वॉल को पेंट करने के लिए। तो सिंपल दैट, ये हमारा जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है हम क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ, तो हमें पता है जी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर बोल सकते हैं, रेक्टेंगुलर लिखवा लें, ठीक है जी। जो रेक्टेंगुलर फ्लोर था या वॉल है हमारे पास, ठीक है जी। तो क्या आपको पता है फॉर्मूला, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जी, ठीक है जी। चलें जी, लेंथ आपके पास क्या थी, लेंथ हमारे पास तो 10 है, ठीक है, और विड्थ हमारे पास क्या है जी, ये 4 है। तो ये 4 के साथ तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 मीटर बन 40 बन जाएगा, ठीक है, 40 मीटर स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 40 मीटर स्क्वायर क्या है जी, 40 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वॉल, ठीक है जी। तो 40 मीटर इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर वॉल। अच्छा, अब हमें पता है कि 1 लीटर में 7 मीटर स्क्वायर पेंट करती है, ठीक है जी। तो गिवन दैट लिख लें थोड़ा सा, गिवन दैट, ठीक है, 1 लीटर पेंट, 1 लीटर पेंट कवर, अच्छा पेंट कवर कितना एरिया कवर करता है 7 मीटर का, ठीक है। तो 1 लीटर में वो 7 मीटर स्क्वायर का जो एरिया वो कवर करता है। तो अब देखें कि हमने क्या करवाना था, टोटल कितना पेंट हमें रिक्वायर है। तो पेंट नीडेड लिख लें जी, ठीक है, ये पेंट नीडेड, क्या फॉर्मूला बनेगा, टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर वॉल। तो एरिया ऑफ द वॉल लिखवाएं जी, एरिया ऑफ वॉल यानी कि उस दीवार का एरिया तो पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो पर, अब पेंट पर लीटर, ठीक है, हमने लीटर के हिसाब से उसका पेंट फाइंड करना है। तो पेंट जी पर लीटर, ये लीजिए। तो ये क्वेश्चन इजी था, पिछले क्वेश्चन की तरह था। तो एरिया ऑफ द वॉल आपके पास क्या है जी, तो एरिया ऑफ द वॉल मेरे पास 40 आ गया जी। अच्छा, पेंट पर लीटर, तो कितना पेंट लगता था 7 मीटर पर स्क्वायर जी, 7 मीटर स्क्वायर 7, अच्छा 7 मीटर था। तो 40 को 7 पे डिवाइड करवाएं, तो क्या आंसर आएगा जी, 40 को 7 पे डिवाइड करते हैं जी, कैलकुलेट करें जी, 40 को 7 पे डिवाइड करें तो
5.71, ठीक है जी। तो 5.71 लीटर ऑफ पेंट इज नीड फॉर वॉल। सो लिखवा लें जी 5.71, ठीक है जी, लीटर पेंट जी, पेंट इज नीडेड टू वॉल, ये जी। तो 7.71 लीटर पेंट इज नीडेड टू रिक्वायर्ड फॉर दिस वॉल, ठीक है जी। चलिए जी, ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। जी एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 10, द विंडो हैज ट्रापेजॉइडल शेप with parallel side of 3 meter, 1.5 meter and height is 2 meter. Find the area of the shadow. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए ट्रापेजॉइडल साइड की शेप कैसे होती है। तो ट्रापेजॉइडल शेप कैसे होती है जी, तो देखिए ट्रापेजॉइडल शेप कैसे होती है जी। तो ये सिंपल सी शेप बन गई है जी, ठीक है। तो इसकी एक साइड छोटी है और एक साइड की लेंथ क्या है जी, बड़ी है। तो इस तरह से मिलती जुलती इसकी शेप है। अच्छा, अब क्या जी, इसकी जो एक लेंथ है ना वो 1.5 मीटर है जी। तो एक जो इसकी लेंथ है ना वो 3 मीटर लगा लें जी, ठीक है। और इसकी हाइट फाइंड, तो हाइट इधर से इसको ड्रॉ कर लें। तो इनके दरमियान जो हाइट है ना वो हमारे पास 2 मीटर आ गई है, ठीक है जी। तो ये आपके सामने एक शेप इस तरह से बन चुकी है। तो ट्रापेजॉइडल एरिया ऑफ शेप हम यानी कि 7th क्लास में भी एक मोस्ट फेमस एक फार्मूला था, वही फार्मूला यूज़ करेंगे। तो उसका फार्मूला क्या है जी, तो एरिया ऑफ ट्रापेजॉइडल शेप का फार्मूला कौन सा था, याद होगा किसी बच्चे को? ठीक है, क्या होता था बताएं ज़रा जी। तो एरिया ऑफ द ट्रापेजॉइडल फाइंड के लिए हमारे पास छोटा सा फार्मूला था। तो हमारे पास इधर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है जी, तो एरिया ऑफ द ट्रापेजॉइडल, तो एरिया ऑफ द ट्रापेजॉइडल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो गिवन डाटा उसको लिखवा लें। एरिया ऑफ द ट्रापेजॉइडल के लिए हमारे पास जो गिवन है वो लिखवा लें हेयर। ए की वैल्यू क्या है जी 3 है और बी की वैल्यू क्या कह लें जी 1.5 है और जी हाइट आपके पास क्या है जी बेसिकली 2 मीटर है जी। तो एरिया ऑफ द ट्रापेज, तो एरिया ऑफ द ट्रापेजॉइडल एक हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास में, फार्मूला मोस्ट फेमस फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई एच। तो देखें ज़रा, ए आपके पास 3 है प्लस बी की वैल्यू 1.5 है, इन दोनों को ऐड करवाएं, 2 पे डिवाइड करवाएं और हाइट में प्लस 2 है। सिंपल 2 से कैंसिल हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करवाएं ना, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, तो 1 कैरी चला जाता है, ठीक है। 3 1 3 और 4 आ जाएगा, इधर में भी पॉइंट आ जाएगा। तो ये आपके पास 4 मीटर स्क्वायर, तो ये जी आपके पास 4 मीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा। ये कौन सा एरिया जी, एरिया ऑफ द शेडो। तो सो एरिया ऑफ शेडो इज 4.5 मीटर स्क्वायर। ये ले जी, ये आपके पास का आंसर आ गया जी।